नमस्कार। बांग्लादेश में 21 साल के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मतलब बीएनपी की सत्ता में वापसी हो गई। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री होंगे। कल हुए आम चुनाव में रहमान की बीएनपी को जबरदस्त जीत मिली है। 300 सीटों वाली संसद में बीएनपी और उसके साथी दलों ने अब तक 212 सीटें जीत ली हैं। तारिक रहमान की अगुवाई में बीएनपी को 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिला है। इससे पहले तारिक रहमान की मां बेगम खालिदा जिया 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नहीं थी। अगर कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों को हटा दें तो यह 35 साल बाद होगा जब बांग्लादेश में कोई मेल प्राइम मिनिस्टर होगा। पिछले 35 साल से बांग्लादेश में या तो तारिक रहमान की मां खालिदा जिया या फिर अवामी लीग की शेख हसीना वाजिद प्रधानमंत्री का पद संभालती रही थी। 2024 में छात्र आंदोलन के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया था, जिसके बाद नोबेल विजेता इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस एक्टिंग गवर्नमेंट चला रहे थे। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के कुर्सी और देश छोड़ने के करीब 1.5 साल के बाद कल बांग्लादेश में आम चुनाव कराए गए थे, जिसमें देश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया गया था। वोटों की गिनती कल शाम को 4:30 बजे वोटिंग खत्म होते ही शुरू हो गई थी। शुरुआत में कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लामी और बीएनपी के बीच कड़ी टक्कर दिख रही थी, लेकिन कुछ घंटों की काउंटिंग के बाद ही बीएनपी ने बाकी सभी दलों से भारी बढ़त बना ली और बीएनपी के दफ्तर पर जीत का जश्न मनने लगा। ये बांग्लादेश की आवाम की जीत है। हमें शुरू से ही इस बात का पक्का यकीन था कि हमारे देश में ये लोकतांत्रिक परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से होगा और ये देश एक बार फिर से आजाद होगा, जहां हर नागरिक के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी और हम सब मिलकर सबको साथ लेकर तरक्की करेंगे, मानवाधिकार की रक्षा करेंगे, कानून का राज कायम करेंगे और बांग्लादेश में बोलने की आज़ादी होगी। तभी इन स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनावों से हो रहा लोकतांत्रिक परिवर्तन अपने मकसद को पूरा करेगा, क्योंकि सबसे यही उम्मीद लगा रखी थी और हम ये चाहते हैं कि चुनाव में इस जीत से इस देश की जनता के हाथ मजबूत हों। हालांकि तारिक रहमान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी जीती तो भी जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा, ना कोई रैली की जाएगी, ना कोई विजय जुलूस निकलेगा। आज सुबह तारिक रहमान ढाका में अपने घर से एक बंद गाड़ी में निकले। ढाका की गुलशन मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और खामोशी से वापस आ गए। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। तारिक रहमान की पार्टी के नेताओं ने भी जीत का जोर शोर से जश्न मनाने से परहेज किया। इस बार चूंकि अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर बैन लगा था, इसलिए अवामी लीग के वोटर्स ने कट्टरपंथी जमाते इस्लामी को रोकने के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को वोट दिया। चट्टग्राम, गोपालगंज, शरीयतपुर, मदारीपुर और फरीदपुर जैसे अवामी लीग के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी बीएनपी ने क्लीन स्वीप किया। बीएनपी के टिकट पर 4 हिंदू भी जीते, जिनमें से 2 उम्मीदवार ढाका से चुनाव लड़ रहे थे। ढाका की सीट नंबर 3 से जमाते इस्लामी के कैंडिडेट को हराकर जीते। बीएनपी के गयेश्वर चंद्र राय ने कहा कि उनकी पार्टी सभी नागरिकों की बराबरी में यकीन करती है। तारिक रहमान ने सबके साथ बराबरी के सलूक का वादा किया है और बीएनपी इस वादे को निभाएगी। तारिक रहमान ने सभी नागरिकों से वादा किया है कि उनकी सरकार में हर बांग्लादेशी को बराबरी हासिल होगी। किसी भी समुदाय को स्पेशल दर्जा नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के दर्जे में यकीन नहीं करती। हम ये मानते हैं कि संविधान में सबको बराबरी का अधिकार मिला है। हमारा सारा काम जनता के लिए होगा। हम उन्हीं के प्रति कमिटेड हैं। उनमें हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध और ईसाई ही नहीं, और भी समुदाय हों तो वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा चकमा, मरमा और गारो हिल्स में बहुत से ट्राइबल्स रहते हैं। उनका रहन सहन अलग है, तो उनको भी बराबरी का हक होगा। एक राजनीतिक दल के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दें। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे तारिक रहमान बांग्लादेश के 7वें राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। वो पहली बार 2 सीटों से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। तारिक रहमान के पिता जियाउर रहमान राष्ट्रपति बनने से पहले बांग्लादेश की आर्मी के चीफ भी रहे थे। जियाउर रहमान ने ही मार्च 1971 में चट्टग्राम से बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान किया था। 1981 में जियाउर रहमान की हत्या के बाद उनकी वाइफ बेगम खालिदा जिया ने उनकी सियासी विरासत संभाली। खालिदा जिया 1991 में बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और आखिरी बार वो 2006 तक प्राइम मिनिस्टर रहीं। खालिदा जिया के दूसरे कार्यकाल के वक्त तारिक रहमान पार्टी के अंदर बेहद पावरफुल होकर के उभरे। हालांकि 2007 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 2008 में उन्हें इलाज के लिए जमानत मिली और वो लंदन चले गए। इसके बाद वो लंदन में ही रह रहे थे। वो
अदालत ने 2018 में तारिक रहमान को शेख हसीना के ऊपर बम फेंकने के केस में भी दोषी ठहराया था। 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद यूनुस की कार्यवाहक सरकार ने तारिक रहमान के ऊपर चल रहे सारे मुकदमे वापस ले लिए थे। पिछले साल दिसंबर में तारिक रहमान 17 साल के बाद अपनी फैमिली के साथ बांग्लादेश लौटे। इसके कुछ ही दिन बाद उनकी मां खालिदा जिया का निधन हो गया। इसके बाद चुनाव में तारिक रहमान ने बीएनपी को लीड किया और अब वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तारिक रहमान ने ढाका में अपनी पहली रैली में अमेरिका के ब्लैक राइट्स एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग की नकल करते हुए मुल्क से वादा किया था कि उनके पास बांग्लादेश के लिए एक प्लान है और उनका एक ही मकसद है, देश की तरक्की। इस योजना का मुख्य लक्ष्य इस देश की आवाम की किस्मत बदलना है। हमारा मेन मकसद इस देश की नियति बदलना है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने करप्शन को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा। तारिक रहमान ने प्रधानमंत्रियों के लिए 10 साल की टेन्योर लिमिट, गरीब परिवारों को आर्थिक मदद और विदेशी निवेश लाकर देश का विकास करने जैसे वादों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन शेख हसीना सरकार के कार्यकाल के आखिरी दिनों से लेकर चुनाव के वक्त तक जिस तरह बांग्लादेश में अराजकता फैली, कानून व्यवस्था चौपट हो गई और अपराधी बेलगाम हो गए थे, उसके बाद बांग्लादेश की जनता यही उम्मीद कर रही है कि बीएनपी अपने भारी बहुमत का इस्तेमाल कानून व्यवस्था बहाल करने और देश की तरक्की का वादा पूरा करने में लगाएगी। मेरा ये पुख्ता यकीन है कि ये हमारी जमहूरियत की जीत है। अल्लाह के करम से तारिक रहमान जीत गए हैं। हमें बहुत खुशी है। हम तो बस कमाना खाना चाहते हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं ताकि वो देश को आगे ले जा सके। हम सबकी तरक्की हो। हम सुख समृद्धि चाहते हैं। हम काम करके खाना चाहते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, हमें कोई परेशानी ना उठानी पड़े। हम चाहते हैं कि मुल्क में करप्शन ना हो, ये मुल्क ठीक से चलाया जाए। हमारे लिए बीएनपी की जीत बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि पिछले 17 साल से बांग्लादेश में आवाम की हुकूमत नहीं थी। इसलिए ये बहुत बड़ा मौका है और मैं अपने देश को इसकी मुबारकबाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, कुछ बेहतर करेगी, देश में स्थिरता लाएगी और आर्थिक प्रगति पर जोर देगी। जनता की सेहत पर ध्यान दिया जाएगा, लोगों की राय को तवज्जो दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि नई सरकार यही प्राथमिकताएं तय करेगी। सब कुछ शांत रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, सड़कों पर उतरने में समस्या नहीं होगी, कानून व्यवस्था फिर से बहाल होगी, इस देश में बुनियादी इंसानी अधिकार बहाल होंगे। मैं नई सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि लोगों को उनका हक मिलेगा। बांग्लादेश के इस बार के चुनाव की सबसे खास बात यह है कि इस बार कट्टरपंथी जमात इस्लामी एक बड़ी सियासी ताकत बनकर उभरी है। जमात ने 11 पार्टियों का अलायंस बनाकर चुनाव लड़ा था और इस गठबंधन को 77 सीटें मिली हैं। इनमें सबसे ज्यादा 68 सीटें जमात इस्लामी ने खुद जीती। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाली नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी को 6 सीटें मिली। इससे पहले जमात इस्लामी पर पाबंदी लगी हुई थी, इसलिए जमात इस्लामी पिछले 3 चुनावों में हिस्सा नहीं ले पाई थी। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस ने जमात इस्लामी पर लगा बैन हटा दिया, इसलिए इस बार जमात इस्लामी को चुनाव लड़ने का मौका मिला। जमात ने बांग्लादेश को इस्लामी मुल्क घोषित करने का वादा किया था, बांग्लादेश में शरीयत लागू करने का ऐलान किया था। जमात का पूरा कैंपेन एंटी इंडिया बयानबाजी पर फोकस था, लेकिन जमात के इस कट्टरपंथी रुख को बांग्लादेश के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। बांग्लादेशी हिंदुओं ने भी एकजुट होकर बीएनपी को सपोर्ट किया। शेख हसीना की अवामी लीग के जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने भी जमात को रोकने के लिए बीएनपी का साथ दिया। हालांकि अगर बांग्लादेश के पॉलिटिकल मैप पर नजर डालें तो एक इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आती है। जमात इस्लामी को सबसे ज्यादा कामयाबी उन सीटों पर मिली है जो भारत की सीमा के करीब हैं। जमात इस्लामी ने युवाओं के वोट हासिल करने के लिए छात्रों की पार्टी एनसीपी से अलायंस किया था और जुलाई चार्टर को लागू करने में सपोर्ट का भी वादा किया था। हालांकि जमात के कट्टरपंथियों की महिला विरोधी नीतियों को देखते हुए बड़ी तादाद में बांग्लादेश की महिलाओं ने भी बीएनपी को वोट दिया। जाहिर है, बांग्लादेश की आवाम ने मुल्क को फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनाने के जमात के एजेंडे को खारिज कर दिया है। बांग्लादेश के नतीजों से सबसे ज्यादा सदमा तो शेख हसीना का तख्ता पलट करने वाले छात्रों की नेशनल सिटीजन्स पार्टी को लगा। जमात के साथ गठबंधन में लड़ने वाली एनसीपी को सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली। ढाका में एनसीपी के अध्यक्ष नाहिद इस्लाम और महासचिव नसीर पटवारी मामूली मार्जिन से अपना चुनाव जीत पाए। एनसीपी ने 30 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, जिनमें से कई पर उसके प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई।
हालांकि एनसीपी के यूथ वोट बैंक का फायदा जमाते इस्लामी को जरूर मिला, जिसने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। एनसीपी ने चुनाव के साथ साथ संवैधानिक सुधारों के लिए कराए गए जनमत संग्रह को भी सपोर्ट किया था। इस रेफरेंडम को ज्यादातर पार्टियों ने सपोर्ट किया था, जिसके बावजूद लगभग 32% वोटर्स ने संवैधानिक सुधार करने का विरोध किया है। लेकिन जनमत संग्रह के फेवर में 68% वोट पड़े हैं। इसलिए अब बांग्लादेश में संवैधानिक सुधारों की शुरुआत होनी तय है। इसके तहत प्रधानमंत्री का कार्यकाल 10 साल पर उस पर कैप लगाने, संसद का एक ऊपरी सदन बनाने, राष्ट्रपति के अधिकार बढ़ाने जैसे सुधार होने हैं, जिसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल बनाई जानी है। फिलहाल तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, लेकिन बीएनपी के कुछ नेता अभी से बदले की कार्रवाई की बातें भी करने लगे हैं। बीएनपी की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि वो भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेंगे। सलाउद्दीन ने कहा कि अवामी लीग पर बैन के बावजूद ये चुनाव बिल्कुल फ्री एंड फेयर था और शेख हसीना के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई जरूर होगी। ये नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक हैं। जनता ने हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डाला है। अब हमसे उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो अब हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि वो लोगों की आसमान छूती उम्मीदें पूरी करने में हमारी मदद करें। देश की जनता को पता है कि ये चुनाव बेहद अच्छे हुए, और अगर आप कहेंगे कि अवामी लीग तो चुनाव से बाहर थी, तो मैं आपको याद दिला दूं कि उनको तो जनता ने 2024 अगस्त में आंदोलन करके खारिज कर दिया था। अब अवामी लीग पर मुकदमा चल रहा है, जांच की जा रही है, ये प्रक्रिया चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अवामी लीग के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए जाएंगे। हालांकि भारत ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत पर तारिक रहमान को बधाई दी। आज प्रधानमंत्री ने फोन करके तारिक रहमान को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने, बांग्लादेश की तरक्की, समृद्धि और शांति बहाली के तारिक रहमान की सरकार को पूरा सपोर्ट करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी बीएनपी को चुनाव में जीत की मुबारकबाद दी और उम्मीद जताई कि उनके राज में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और बेहतर होंगे। पूर्व विदेश सचिव और बीजेपी नेता हर्ष श्रृंगला ने कहा कि बीएनपी का चुनाव जीतना भारत के लिए राहत की बात है, क्योंकि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद जिस तरह जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी पार्टियां हावी होती जा रही थीं, उससे बांग्लादेश के साथ साथ भारत के लिए भी खतरा बढ़ रहा था। So this is good news for those. बीएनपी की जीत सिर्फ बांग्लादेश की जनता के लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए खुशखबरी है जो बांग्लादेश के दोस्त हैं और उसके साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। बांग्लादेश की जनता ने एक ऐसी पार्टी को वोट देकर सत्ता सौंपी है जो जनता के हितों की नुमाइंदगी करती है, जो बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध को मानती है। बीएनपी जो 1971 की लड़ाई की भावना में विश्वास करती है, जो कि जमाते इस्लामी के उलट है, जिसने 1971 के मुक्ति संग्राम का और पाकिस्तान से अलग होने का विरोध किया था। बीएनपी के प्रमुख तारिक रहमान ने कई हौसले बढ़ाने वाले बयान दिए हैं। वे चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छा रिश्ता हो। उन्होंने अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों की हिफाजत का वादा किया है और कहा है कि वो बांग्लादेश के सबसे नजदीकी और सबसे बड़े पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जनता ने ये बता दिया है कि देश को किस दिशा में बढ़ाना चाहिए। बीएनपी ने भी प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। बीएनपी के नेता नजरुल इस्लाम खान ने कहा कि बांग्लादेश भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है और उन्हें पूरा यकीन है कि देश के पुनर्निर्माण में भारत हर तरह से बांग्लादेश की मदद करेगा। बधाई देने के लिए हम अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं और हम ये मानते हैं कि हमारे नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में दोनों देशों और उनकी जनता के रिश्ते और मजबूत होंगे। हमको पता है कि हमें बहुत मुश्किलों का सामना करने पड़ने वाला है, क्योंकि पिछली सरकार ने हालात बहुत बिगाड़ दिए थे, लेकिन बांग्लादेश की जनता की मदद से हम इन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करेंगे और हमें यकीन है कि इस काम में हमें मुल्क के भीतर अपने साथियों से और अपने बाहरी दोस्तों से पूरी मदद मिलेगी और हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। तारिक रहमान ने बांग्लादेश में बसे हिंदुओं से पूरी सुरक्षा का वादा किया है। हिंदुओं के बराबरी के हक को कायम रखने के वादे को उन्होंने पूरा करने की बात की है। इसलिए बांग्लादेश के हिंदुओं ने पूरी एकजुटता के साथ बीएनपी को समर्थन दिया। अब उम्मीद करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद तारिक रहमान अपने वादों को पूरा करेंगे, कट्टरपंथियों पर लगाम लगाएंगे, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकेंगे। अब बात पाकिस्तान की। आज खबर आई कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की दाईं आंख की 85% रोशनी चली गई है। इमरान खान की सेहत को लेकर इस खुलासे के बाद
तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान में हंगामा शुरू कर दिया है। पीटीआई इमरान की आंखों की रोशनी जाने के लिए शहबाज हुकूमत और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहरा रही है और पूरे मुल्क में आंदोलन की धमकी भी दी है। असल में पिछले महीने खबर आई थी कि इमरान खान को चुपके चुपके रावलपिंडी की जेल से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सरकार ने इसकी जानकारी इमरान खान के परिवार को भी नहीं दी। इसके बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सलमान सफदर को जेल जाकर इमरान खान से बात करके एक रिपोर्ट देने को कहा। सलमान सफदर की रिपोर्ट में बताया गया कि इमरान खान की दाहिनी आंख की रोशनी करीब करीब चली गई है और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। जेल में इमरान खान की आंखों में दिक्कत है, ये खबरें तो काफी दिनों से आ रही थीं। इस्लामाबाद में कुछ डॉक्टर्स, उनसे मिलने के लिए इस्लामाबाद के कुछ डॉक्टर्स जेल भी गए थे, लेकिन जेल अथॉरिटीज ने इन डॉक्टर्स को भी इमरान से मिलने की परमिशन नहीं दी। हालांकि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अलीमा खान और पीटीआई के तमाम इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया। शहबाज शरीफ के एडवाइजर राना सलाउल्लाह ने कहा कि 2 दिसंबर को जब उज़मा खान इमरान से जेल में मिलकर बाहर आई थीं तो साफ साफ कहा था कि उनके भाई की सेहत बिल्कुल दुरुस्त है। राना सलाउल्लाह ने कहा कि जेल में इमरान को हर तरीके की सहूलियत मिल रही है और अगर डॉक्टर्स ने कहा तो उनको इलाज के लिए बाहर भी भेजा जाएगा, लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन शहबाज सरकार के इन दावों पर इमरान की पार्टी को और उनके परिवार को कतई यकीन नहीं है। आज इमरान खान की बहन अलीमा खानम और उनके सैकड़ों समर्थक रावलपिंडी के अडियाला जेल पहुंच गए। हालांकि जेल अथॉरिटीज़ ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। इसके बाद अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान कई महीनों से अपनी आंखों में दिक्कत की शिकायत कर रहे थे, लेकिन अडियाला जेल के पूर्व सुपरिंटेंडेंट अब्दुल गफूर ने उनकी शिकायत अनसुनी कर दी और इसी का नतीजा है कि आज इमरान खान की एक आंख से उन्हें दिखाई देना बंद हो गया है। अलीमा खान ने कहा कि वो जेल सुपरिंटेंडेंट को छोड़ने वाली नहीं है। इमरान खान रोज उनको कह रहे थे कि मेरी मुझे नजर नहीं आ रहा। इसका काम बनता था इस क्रिमिनल का कि हमें इन्फॉर्म करता, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब वहां पे दूसरा बंदा इसको बता रहा होगा, ये अकेला तो नहीं है, ये सिर्फ कुर्बानी का बकरा है। लेकिन अगर इन लोगों ने कुर्बानी के बकरे बनने, सबने इन लोगों ने जात अगर कह रहे हैं हम मजबूर हैं, नहीं, मजबूर कोई नहीं है। कोई मजबूर नहीं होता कि जी मुझे ऊपर से एक ऑर्डर आ गया तो मुझे यही करना है। ये क्रिमिनल इंचार्ज जेल था, रिस्पॉन्सिबिलिटी जेल की इसकी थी। इसको वो कह रहे थे कि मेरी आंख पे नजर जा रही है। इस आदमी ने डॉक्टर छोड़े ना, फैमिली को इन्फॉर्म किया, जब तक बिल्कुल चली नहीं गई तब जाके डॉक्टर को बुलाया। जब 2 हफ्ते वो बिल्कुल नहीं देख सक रहे थे, 2 हफ्ते इमरान खान आंख से नहीं देख सकते, तो फिर इन्होंने पिम्स का डॉक्टर बुलाया। इससे आप ये ना बताएं कि कौन क्रिमिनल जी मजबूर है। ये लफ्ज मैं सुन के तंग आ गई हूँ। कोई मजबूर नहीं है। आप जब इस मुल्क के लिए काम करने आते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, आप मजबूर नहीं होते। मुझे ना बताए कोई कि जी मजबूर है, ये क्रिमिनल है। और इसको सारे नाम जान लो, सारे पाकिस्तान, ये पहला क्रिमिनल है। इसके पीछे जो मर्जी क्रिमिनल हो, लेकिन ये जेल का इंतजामिया जो उसका ये सुपरिटेंडेंट था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इमरान की आंख की रोशनी जाने को लेकर आज पाकिस्तान की संसद में भी हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के सांसदों ने जब यह मुद्दा सदन में उठाने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद विपक्षी सांसद सदन के बाहर जाकर धरने पर बैठ गए। विपक्षी सांसद बाहर गए तो उनको रोकने के लिए संसद भवन में ताला लगा दिया गया। जब इमरान खान की पार्टी के सांसद वापस संसद भवन आने लगे तो सिक्योरिटी ने उनको रोक दिया। काफी देर तक यही हंगामा चलता रहा। इस हंगामे के बाद तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। इमरान की पार्टी के नेता सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर हुकूमत ने इमरान खान को इलाज के लिए जेल से बाहर न निकाला तो पूरे पाकिस्तान में आंदोलन तेज किया जाएगा। एक ऐसा बेईमाना सलूक है, ये ऐसा सफाकाना सलूक है जिसकी मिसाल मैं समझता हूँ हमारी तारीख में नहीं मिलती। तो अब जो सूरत हाल हमारे सामने आई है वो बिल्कुल वाजे करती है कि इस निज़ाम में ना आइन के लिए कोई कदर है, ना कानून के लिए कदर है, और सबसे बढ़कर जो हम हमेशा कहते हैं इंसानियत और शराफत के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। तो जो कुछ इमरान खान के साथ हो गया है उसके बाद हम सब को मालूम होना चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों की कोई वक़्त नहीं है। हम मुकम्मल तौर पे महकूम लोग हैं इस मुल्क में। ये एक बदहवास निज़ाम है जो बेवकूफ़ाना फ़ैसले कर रहा है। इस मुल्क की तकदीर इस निज़ाम के हाथ में नहीं छोड़ी जा सकती। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब कोई मौका नहीं है, कोई हमारे पास इसके सिवा रास्ता नहीं है कि हम आगे बढ़ें और इमरान खान की हिफाजत करें, इस मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें।
तो पूरे पाकिस्तान ने इस हवाले से अपना रद्द अमल देना है और ये रद्द अमल बहुत जल्द सामने आएगा। हम एक पुरअमन जमात हैं, हम हमेशा कहते हैं हम कानून की पाबंद जमात हैं और हम ऐसा ही रखेंगे अपना रवैया। लेकिन हमें हक हासिल है इस धरती पे चलने का, हमें हक हासिल है अपनी आवाज़ बुलंद करने का, कोई यह हक हमसे छीन नहीं सकता। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में ये कौम यकजुबान होकर अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। इस हंगामे के बाद शहबाज सरकार ने कहा कि अब जेल में इमरान खान का फिर से मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, नई रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अगर डॉक्टर्स ने कहा तो इमरान खान को इलाज के लिए उनकी पसंद के अस्पताल या डॉक्टर के पास भेजा जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट दोबारा मुरतब होगी। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस को देख रहे हैं, उन्हीं की डायरेक्शन पे सलमान सफदर साहब गए थे। जिस जगह भी कहा जाएगा इमरान खान की आंख का मुआयना कराया जाएगा। अगर उन्होंने अलशिफा आई ट्रस्ट की बात की, वहाँ दिखाया जाएगा। अगर कोई और उन्हें डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब रिकमेंड करते हैं, उन्हें दिखाया जाएगा। किसी तरह की गफलत इसमें नहीं बरती जाएगी। हम चाहते हैं कि ये बात जो है पूरी कौम के सामने रखी जाए कि ये इशू जो है ये सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर सियासत करना, इसके ऊपर तबसरे करना, हकाइक को तरोड़ मरोड़ के पेश करना, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ज्यादती होगी। इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। इमरान खान के साथ सहानुभूति होती है, लेकिन पाकिस्तान में विरोधियों पर जुल्म तो कोई नई बात नहीं है। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज तक को जेल में डाल दिया था। इमरान खान बार बार दावा करते थे कि नवाज शरीफ, उनका पूरा परिवार, आसिफ अली जरदारी, उनका खानदान सब चोर हैं, इन सबको जेल में डालूंगा और जेल में एसी, टीवी, पंखा कुछ नहीं मिलेगा। जब इमरान सत्ता से बाहर हुए तो शहबाज शरीफ की सरकार ने उनके साथ भी वही सलूक किया। आज संसद के बजट सत्र का फर्स्ट फेज खत्म हो गया। दोनों सदनों की कार्रवाई 9 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन 17 दिन के इस सत्र में लोकसभा में बजट पेश होने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। सरकार का मानना है कि लोकसभा में हंगामे की सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी हैं और अब राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो रही है। सरकार ने भले ही राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का आइडिया ड्रॉप कर दिया हो, लेकिन अब उनके सांसद, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के सब्सटैंटिव मोशन के जरिए राहुल गांधी को घेरा जाएगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह सदन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रिजिजू ने कहा कि सब्सटैंटिव मोशन को स्पीकर से बात करके प्रिविलेज कमेटी या फिर एथिक्स कमेटी को भेजा जाएगा। पहले तो सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना और साथ में कई चीजों का बजट स्पीच में भी बोला उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसको हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी। तो वो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ। इसके बाद बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद तो संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी के हंगामों की पूरी लिस्ट लेकर आए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फॉर्मर आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक को लहराना हो, एक सिख मंत्री को गद्दार कहना हो या कांग्रेस की महिला सांसदों के द्वारा प्रधानमंत्री की सीट का घेराव करना हो, ये सब दिखाता है कि राहुल गांधी का मकसद सदन में हंगामा करना है। इसलिए उनके खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए। सेना के मनोबल को तो हमेशा अपमानित करते रहे ये। बालाकोट का सबूत दीजिए, उरी का सबूत दीजिए, और अभी जन नरवणे की किताब पर जब पब्लिशर ने कह दिया कि हमने नहीं छपवाया, हम लीगल एक्शन लेंगे, तब भी ये उस किताब को दिखा रहे हैं। कहां से किताब लेकर के आया राहुल गांधी? राहुल गांधी को यह बताना पड़ेगा कि जब किताब छपी ही नहीं तो फ्रॉम वेयर हैज ही गॉट दिस बुक?
तो ये अब जरा इधर आइए, इधर के सदन में जिन्होंने काम किया, एक सिख मेंबर जो मिनिस्टर है उसको देशद्रोही कह दिया, उसके बाद स्पीकर साहब को यार बोल दिया, याद होगा उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर उनके निर्देश पर उनकी महिला मेंबर्स ने आकर के घेर लिया था पीएम की सीट को। मैं स्वयं बैठा हुआ था, अगर स्पीकर साहब ने मना नहीं किया होता तो वहां कुछ भी घटना हो जाती, जिस तरीके से उन्होंने पूरे पीएम की सीट को घेर लिया था। अब तो सब वीडियो सामने आ गया है। स्पीकर को स्पीकर के चेंबर में जाके इनके लोगों ने बदनाम किया, वो भी वीडियो सामने आ गया। हालांकि बीजेपी के इन हमलों से राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ा। राहुल गांधी ने आज कुछ किसान नेताओं के साथ मीटिंग की, किसान संगठनों के साथ मिलकर भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध करने के लिए आंदोलन की रणनीति तैयार की। मीटिंग के बाद किसान नेताओं ने कहा कि जिस तरह आंदोलन करके सरकार को कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया था, उसी तरह अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए भारत के दरवाजे बंद करने का प्रेशर भी बनाया जाएगा। आज कांग्रेस के तमाम नेता भी राहुल गांधी के बचाव में सामने आए। प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी के नेता प्रिविलेज मोशन, सब्सटैंटिव मोशन की बात कह के राहुल गांधी को डराना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार खुद डरी हुई है। इसलिए सरकार कितनी भी बयानबाजी कर ले, कोई भी मोशन ले आए, राहुल गांधी पीछे नहीं हटेंगे। जो जानकार हैं संसदीय विधा के, वो सिर्फ इस पे हंस सकते हैं। अपने रणछोड़ दास को बचाने के लिए जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में आ न सके, जग हंसाई हो रही है। एक डपोर पंथी का प्रयास हो रहा है, और किसके खिलाफ हो रहा है? उस लौह पुरुष के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। ले चुके हो एक बार सदस्यता, पर क्या उसे डरा पाए, क्या उसे रोक पाए? वो जो जनता की आवाज, किसान की आवाज, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। भाजपा जितने जन्म ले ले, राहुल गांधी को न डरा सकती, न धमका सकती है, न जनहित के मुद्दे उठाने से रोक सकती। वैसे राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन का नोटिस बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने दिया है। निशिकांत दुबे पार्लियामेंट में राहुल गांधी के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलते हैं, फैक्ट्स के साथ कांग्रेस पर हमले करते हैं। इसलिए कांग्रेस के नेता निशिकांत दुबे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते। स्पीकर के साथ कांग्रेस के एमपीज की तनातनी का जो वीडियो सामने आया, उसमें भी कांग्रेस के सांसद निशिकांत दुबे की स्पीच का विरोध करने पहुंचे थे। निशिकांत दुबे इस बार आपकी अदालत में रजत जी के मेहमान हैं। शो के दौरान रजत जी ने निशिकांत दुबे से पूछा कि उन्हें राहुल गांधी से क्या दिक्कत है, वो राहुल के बारे में इतने तीखे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इस पर निशिकांत ने क्या जवाब दिया, इसकी एक झलक देखिए। देखिए, जो कांग्रेस के एमपीज ने शिकायत की है स्पीकर साहब के खिलाफ, जिसमें वो स्पीकर को हटाना चाहते हैं, उसमें भी प्रोमिनेंटली आपका नाम है। उनकी बड़ी शिकायत है कि आपने 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान किया पार्लियामेंट में खड़े होकर, और स्पीकर ने रोका नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मैंने अपनी बातें कह दी, वो बातें किताबों में लिखी हुई है, और मुझे एक नहीं 50 बार यदि बोलना पड़ेगा तो 50 बार मैं बोलूंगा। लेकिन आपके चक्कर में स्पीकर साहब फंस गए, उनके खिलाफ रिमूवल का नोटिस आया गया। अब स्पीकर साहब जो है वो अपना फैसला खुद ही कर लेंगे, क्योंकि अपोजिशन, उनको पता है अपोजिशन के पास बहुमत नहीं है। उनके रहमो करम पर तो स्पीकर साहब है नहीं, एनडीए ने उनको बनाया है, एनडीए की बहुमत है। जब तक हमारी बहुमत है, हमारे स्पीकर रहेंगे। निशिकांत दुबे राजनीति में कैसे आए, वो किसको अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें राहुल गांधी और गांधी नेहरू परिवार से इतनी चिढ़ क्यों है, पॉलिटिकल सर्कल्स में उन्हें बीजेपी का संकट मोचक क्यों कहा जाता है, हर विवाद में वो क्यों कूदते हैं, जब उन्हें कॉर्पोरेट दलाल कहा जाता है तो उन्हें कैसा लगता है। ऐसे सारे सवालों पर निशिकांत दुबे के जवाब आप सुनिए कल रात 10 बजे आपकी अदालत में। प्लीज वेलकम निशिकांत दुबे। आपने देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि वो अय्याश हैं, गद्दार थे। ये पूरी रंगरेलियां मनाते रहे, और इसके कारण जो है माउंटबेटन के साथ इन्होंने समझौता करके कि कैसे इनको देश का प्रधानमंत्री बनना है, इन्होंने भारत का बंटवारा कर दिया। पहले प्रधानमंत्री देश के, उनको अय्याश कहना, उसमें किताब में लिखा हुआ है ना, मैं थोड़े कुछ बोल रहा हूँ। ऐसी किताबें आपको ही क्यों मिलती हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। आज से प्रधानमंत्री कार्यालय का एड्रेस चेंज हो गया है।
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ ब्लॉक की बजाय सेवा तीर्थ में बैठेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए सेवा तीर्थ का आज प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। आज नए दफ्तर से उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। पहले ही दिन 4 बड़े फैसले भी लिए। प्रधानमंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी। मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री राहत योजना को लागू करने को मंजूरी दे दी है। इससे एक्सीडेंट के शिकार लोगों को इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक की नकद राशि तुरंत मिलेगी। लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को दुगना करके 6 करोड़ तक पहुंचाया गया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे किसानों को फायदा होगा, उनकी आय बढ़ेगी। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के लिए 10,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि नई बिल्डिंग, नए दफ्तर, नए भारत की नई सोच के प्रतीक हैं। मोदी ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने की इमारतें गुलामी की याद दिलाती थीं, इसलिए उनकी सरकार गुलामी की निशानियों को मिटाकर भारत की अपनी सांस्कृतिक पहचान बना रही है। नाम बदलने की ये पहल केवल शब्दों का बदलाव नहीं है। इन सभी प्रयासों के पीछे वैचारिक सूत्रता एक ही है। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान, गुलामी से मुक्त निशान। साथियों, नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम है सेवा तीर्थ। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सेवा परमो धर्म, अर्थात सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भारतीय संस्कृति का यही विचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार का विजन है। इसलिए सेवा तीर्थ ये केवल एक नाम नहीं, ये एक संकल्प है। सेवा तीर्थ यानी नागरिक की सेवा से पवित्र हुआ स्थल, सेवा के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का स्थल। तीर्थ का अर्थ भी होता है तरति अनेन इति तीर्थ, अर्थात जो तारने की, पार करने की क्षमता रखे, जो लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो, वो तीर्थ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नाम बहुत सोच समझकर रखे गए हैं। ये भवन सरकार के अधिकारियों को हर वक्त जनता के प्रति उनके दायित्वों की याद दिलाएंगे। इसके बाद मोदी ने कर्तव्य का अर्थ भी बताया। कहा कि अगर देश को विकसित बनाना है तो अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी याद रखना जरूरी है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों के साथ कर्तव्यों की बात भी की थी। कोटि कोटि देशवासियों के सपनों को साकार करने का आधार है कर्तव्य। कर्तव्य आरंभ है। कर्तव्य इस जीवंत राष्ट्र की प्राणवायु है। करुणा और कर्मठता के स्नेह सूत्र में बंधा कर्म है कर्तव्य। संकल्पों की आस है कर्तव्य। परिश्रम की पराकाष्ठा है कर्तव्य। हर समस्या का समाधान है कर्तव्य। विकसित भारत का विश्वास है कर्तव्य। कर्तव्य समता है। कर्तव्य ममता है। कर्तव्य सार्वभौमिक है। कर्तव्य सर्वस्पर्शी है। सबका साथ, सबका विकास के भाव में पिरोया मंत्र है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है कर्तव्य। हर जीवन में ज्योति जगा दे वो इच्छा शक्ति है कर्तव्य। आत्मनिर्भर भारत का उल्लास है कर्तव्य। भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की गारंटी है कर्तव्य। मां भारती की प्राण ऊर्जा का
ध्वजवाहक है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से किया हर कार्य है कर्तव्य। नागरिक देवो भव की साधना का जागरूक पथ है कर्तव्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खासियत है कि वो जो काम हाथ में लेते हैं उसे वक्त से पहले पूरा करते हैं। खुद भी 18 घंटे काम करते हैं और अपने मंत्रियों और अधिकारियों से भी यही उम्मीद करते हैं। इसलिए आज उन्होंने अधिकारियों को बार बार जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाई। अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी असेंबली में आज योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर जमकर बरसे। योगी ने कहा कि उन्हें तो इस बात पर हैरानी होती है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। योगी ने कहा कि अगर किसी को वंदे मातरम को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर कर ले, कान खोलकर सुन ले। जिसे वंदे मातरम का विरोध करना है उसके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। जब योगी वंदे मातरम की बात कर रहे थे उस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ विधायकों ने कहा कि योगी गलत बोल रहे हैं, वो तो वंदे मातरम का सम्मान करते हैं। इस पर योगी आदित्यनाथ ने तुरंत जवाब दिया, कहा कि अगर ऐसा है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को जरूरी करने का ऐलान करें और उन लोगों को कान पकड़कर पार्टी से बाहर निकालें जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। आप लोगों के नेता तो दुर्योधन की प्रतिमा लगाने की बात करते हैं, बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पड़ने के लिए जाते हैं। हाँ, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है। पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे ही कांग्रेस को भी टंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। प्रयागराज के माघ मेले के दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद जी के हंगामे को समाजवादी पार्टी ने बड़ा इशू बनाया। अखिलेश यादव बीजेपी पर शंकराचार्य के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। इसलिए आज योगी ने इस मुद्दे पर भी जवाब दिया और कहा कि सनातन की अपनी परंपराएं हैं, अपने नियम हैं, हर पद की गरिमा है, साधु संतों के लिए भी एक व्यवस्था है। कोई भी नियमों और परंपराओं से ऊपर नहीं है। हर कोई खुद को शंकराचार्य कह भी नहीं सकता। किसी को भी कहीं भी जाकर माहौल खराब करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। योगी ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी का नाम लिए बगैर कहा कि प्रयागराज में माघ मेले के दौरान जो हरकतें की गईं वो व्यवस्था के खिलाफ थी, भगदड़ मच सकती थी, श्रद्धालुओं की जान जा सकती थी। इसलिए प्रशासन ने नियमों के हिसाब से कार्रवाई की। इसमें कुछ गलत नहीं है। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन
हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। योगी आदित्यनाथ की यह बात अखिलेश यादव को बुरी लगी। उन्होंने तुरंत पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता तो हर कोई खुद को योगी भी नहीं कह सकता। अगर शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो खुद को योगी कहने वालों को भी अपना सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। मणिकंका घाट कौन नहीं जानता कि घाट को आपने डिमोलिश कर दिया, और इसलिए डिमोलिश कर दिया क्योंकि वो राजमाता अहिल्याबाई का इतिहास से जुड़ा हुआ था। आप दूसरे का इतिहास खत्म करके, पीढ़ी का इतिहास खत्म करके आप अपना इतिहास बनाना चाहते हो। बट वृक्ष किसने तोड़ा, बट वृक्ष को किसने उखाड़ फेंका, और नेपाल नरेश ने जो घंटा दिया था, जो सम्मान या हमारे रिश्ते की पहचान थी, वो घंटा कैसे चोरी हो गया? कि वो सर्टिफिकेट शंकराचार्य जी से मांग रहे थे। तो सर्टिफिकेट वही मांग सकता है जिसके पास अपना खुद का सर्टिफिकेट हो। कोई हर एक भी योगी नहीं ले सकता सर, ये बताइए। कोई योगी हर एक आदमी नहीं ले सकता है। उसका सर्टिफिकेट कहां मिलेगा, उसकी ट्रेनिंग कहां मिलेगी? अखिलेश यादव भले ही सनातन के मुद्दे पर योगी को घेरने की कोशिश करें, हकीकत यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर योगी ने जो कहा वो गलत नहीं है। माघ मेले में अविमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरह का व्यवहार किया वो किसी भी लिहाज से शंकराचार्य के पद की गरिमा के अनुकूल नहीं था। अब बात तमिलनाडु की। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा दांव चल दिया। तमिलनाडु सरकार ने आज 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में 5-5 हज़ार रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद डीएमके दफ्तर के बाहर जमकर सेलिब्रेशन हुआ। वैसे तो स्टालिन सरकार अपनी योजना के तहत हर महीने महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर करती ही है, लेकिन आज चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने फरवरी की किश्त के साथ साथ मार्च और अप्रैल की किश्त एडवांस में दे दी। इसके अलावा 2,000 रुपए का समर पैकेज देकर महिलाओं को चौंका दिया। साथ ही ये वादा भी किया कि अगर उनकी दोबारा सरकार बनती है तो वो इस रकम को बढ़ाकर दुगना कर देंगे, मतलब 1,000 रुपए की जगह 2,000 रुपए महीना देंगे। இந்த உரிமை தொகையை மேம்படுத்தணும்னு நாம செயல்பட்டு வந்தா हम इस योजना को उन्नत बनाने में लगे हैं, तो दिल्ली में बैठा एक झुंड और तमिलनाडु में उनका गुलाम बनकर बैठा एक झुंड आने वाले चुनावों का कारण बताकर महिलाओं की निधि रोकने की साजिश कर रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है। इसे लेकर कुछ लोग कोर्ट जा रहे हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं। 1,31,00,000 महिलाओं के सम्मान का समर्थन करने वाली इस योजना को अगर 3 महीने रोक दिया गया तो लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमने फैसला लिया है कि फरवरी नहीं, अगले 2 महीने मार्च और अप्रैल की निधि को मिलाकर एक साथ 3,000 रुपए और गर्मी के लिए खास तौर पर 2,000 रुपए यानी कि कुल 5,000 रुपए देने के निर्देश दिए हैं। நோய்வாய்ப்பட்டவங்களுக்கு மாத்திரை வாங்கி लेकिन विरोधी दलों के नेताओं ने इसे डीएमके का चुनावी शिगूफा बताया। एआईएडीएमके के नेता कोवई सत्यान ने कहा कि स्टालिन डरे हुए हैं, उन्हें सत्ता जाने का डर है, इसीलिए ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है, उनकी विदाई तय है। This 5,000 rolled out now shows the desperation and fear of Mr. M.K. Stalin. ये 5,000 रुपए का भुगतान एम.के. स्टालिन की हताशा और डर को दिखाता है। ये चुनाव डीएमके और तमिलनाडु के वंशवादी शासन का अंत होगा। एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का राजनीतिक भविष्य खत्म होने वाला है। बिहार में इस तरह की स्कीम के खिलाफ मामला दर्ज करने वाले उनके राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर हैं, हम नहीं हैं। ये दिखाता है कि एम.के. स्टालिन चुनाव का सामना करने को लेकर कितने घबराए हुए हैं, कितने भयभीत हैं। M.K. Stalin is to face this upcoming. तमिलनाडु के सुपरस्टार और टीवी के पार्टी के चीफ विजय ने अपने सपोर्टर्स को समझाया। विजय ने अपने समर्थकों से कहा कि कुछ लोग आपको पैसा देंगे, पैसा ले लो, वोट मत दो। இந்த SOPs ன்னு சொல்லுவாங்க, அதனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து एसओपी नाम की एक टर्म है। एसओपी का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, लेकिन मेरे लिए वो स्टालिन सर ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जो लोग पैसे देकर वोट लेने का सपना देख रहे हैं वो लोग समझ लें कि विजय के आने के बाद से ये सब नहीं चलेगा। वो गाड़ी भरकर पैसा लाएंगे, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 देंगे, भगवान की कसम दिलाएंगे। पैसे ले लेना क्योंकि वो आप ही के पैसे हैं, लेकिन पैसे लेकर उनके कान में सीटी बजा देना, कान के नीचे दबा के सीटी बजा देना। इससे पहले महाराष्ट्र के चुनाव से पहले बीजेपी शिवसेना की सरकार ने महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाले। बिहार के इलेक्शन में नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचाए, दोनों जगह फायदा भी हुआ। अब तमिलनाडु में इलेक्शन है, इसलिए एम.के. स्टालिन वहां भी यही फॉर्मूला अपना रहे हैं।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, इस बार आपकी अदालत में रजत जी के मेहमान हैं बीजेपी के तेज तर्रार नेता निशिकांत दुबे। आपकी अदालत में निशिकांत दुबे ने पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ को लेकर उठे विवादों पर खुलकर जवाब दिए। उन्होंने बताया कि वो बार बार नेहरू गांधी परिवार पर निशाना क्यों लगाते हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए अपशब्द क्यों कहते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से निशिकांत दुबे किसे बेहतर मानते हैं। इन सारे सवालों पर निशिकांत दुबे के बेबाक जवाब आप जरूर देखिए आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। प्रियंका गांधी मैंने देखा कि आपको काफ़ी पसंद करती हैं। पार्लियामेंट में जब आप किताबें दिखा रहे थे जिस पर सारे कांग्रेस के लोग हंगामा कर रहे थे, वहां मैंने देखा प्रियंका जी ने आपको बताया कि आपने किताब उल्टी पकड़ी, उसका सीधा कर लो। उनको लग रहा था कि कहीं मैं रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कुछ नहीं बोल दूं, इसीलिए वो जमानत ले रही थी मेरे से। ऐसा नहीं है, शरद पवार का बर्थडे था, बहुत सारे लोग वहां थे। आपने राहुल गांधी से कहा कि प्रियंका गांधी आपसे बेहतर पार्लियामेंटेरियन है। प्रियंका गांधी जो है उसके मुकाबले कॉन्फिडेंट है, दोनों भाई बहनों की चिंता, यही मैंने कहा प्रियंका जी को, लेकिन उसमें भी राहुल जी नाराज हो गए। मतलब अपने बहन से भी नाराज हो जाते हैं, यही आप समझिए कि किस तरह कांग्रेस वो चलाएंगे। तो आपको बिल्कुल पसंद तो नहीं करते होंगे। आज देहरादून से एक चौंकाने वाली खबर आई। प्रॉपर्टी के चक्कर में एक मां ने अपने जवान बेटे की हत्या करवा दी। रिश्तों के कत्ल की यह वारदात देहरादून के तिब्बती मार्केट में हुई। यहां दिन दहाड़े एक बिजनेसमैन अर्जुन की हत्या कर दी गई और जांच में पता चला कि अर्जुन की मां बीना शर्मा ने अपने दो साथियों विनोद उनियाल और डॉक्टर अजय खन्ना के साथ मिलकर अपने ही बेटे की सुपारी दी और उसे मौत के घाट उतरवा दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या की वारदात के लिए विनोद उनियाल ने अपने ड्राइवर पंकज राणा और उसके भाई राजीव राणा को 12 लाख रुपए की सुपारी दी, 3 लाख रुपए एडवांस दिए, 9 लाख रुपए काम हो जाने के बाद देने का वादा किया। पंकज और राजीव ने तिब्बती मार्केट में अर्जुन शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। आज पुलिस ने दोनों आरोपियों को इनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया। आरोपियों से पूछताछ के बाद अर्जुन शर्मा की मां बीना शर्मा, विनोद उनियाल, अजय खन्ना को भी पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक बीना और अर्जुन के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद था। कुछ दिन पहले बीना ने अजय खन्ना के साथ 14 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी की डील कर ली थी। इस डील के 8 करोड़ रुपए बीना शर्मा को मिल गए थे, लेकिन अर्जुन प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहता था। वो कोर्ट से स्टे ले आया और डील पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद अजय खन्ना नाराज हो गया। वो लगातार बीना पर डील कंप्लीट करने का प्रेशर बना रहा था। अर्जुन को मनाने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माना और इसके बाद बीना, विनोद उनियाल और अजय खन्ना ने मिलकर अर्जुन की हत्या करा दी। पंकज राणा वो जो है एक अभियुक्त विजय उनियाल के साथ जो है उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता है। साथ ही साथ जो दूसरा अभियुक्त है वो दोनों सगे भाई थे और जो दोनों ने मिलकर इस पर काम किया। इसमें जो कुछ पैसों की बात आई थी तो पता चला कि 3 लाख रुपए उनको प्राप्त हुए थे, 9 लाख रुपए इनको उसमें बाद में मिलने थे। ज़मीन है जिसकी कीमत काफ़ी थी, 14 करोड़ रुपए में करीब उसका एग्रीमेंट हुआ था और वो ज़मीन जो है मृतक के भी हक की थी और इसको लेते हुए मृतक द्वारा आपत्ति भी व्यक्त की गई थी और इसमें जो है सिविल कोर्ट से स्टे भी करा दिया गया था और दाखिल खारिज पर रोक लगा दी गई, जिससे क्षुब्ध होकर चूँकि जो हमारे जो 3 अक्यूज़ड हैं जो लगातार इसमें जुड़े हुए थे, क्षुब्ध होकर इस घटना को अंजाम देने के लिए कहीं ना कहीं उनियाल के माध्यम से जो है षड्यंत्र को रचा गया था। इस तरह की खबरें दिल दहला देती हैं। अगर मां ही बेटे की कातिल बन जाए तो दूसरे रिश्तों पर कौन यकीन करेगा। आज की बात में इतना ही। आपसे विदा लेने से पहले आपको फिर बता दूं, इस बार आपकी अदालत में रजत जी के मेहमान हैं विपक्ष को निशाने पर लेने वाले बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे। इस बार लोकसभा में निशिकांत दुबे ही कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर रहे। निशिकांत दुबे के तीखे हमलों से परेशान कांग्रेस के नेता स्पीकर से भिड़ गए, स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन तक ले आए। निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटैंटिव मोशन का नोटिस दे दिया, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग कर दी। राहुल के साथ निशिकांत दुबे का 36 का आंकड़ा क्यों है, वो राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, इस पर निशिकांत दुबे के बेबाक जवाब जरूर देखिए आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम निशिकांत दुबे। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बीजेपी को बीजेपी के नेता नहीं चला रहे, कॉर्पोरेट दलाल चला रहे हैं जिनका नाम है निशिकांत दुबे। खुलेआम लोकसभा के फ्लोर पर चैलेंज किया है कांग्रेस को। यदि हिम्मत है तो मुझे बता दो कि मेरा कॉर्पोरेट से क्या लेना है। कांग्रेस के लोग तो ये कहते हैं कि निशिकांत दुबे को अनलीश कर दिया है ऑपोजिशन के ऊपर मोदी जी ने। मोदी जी के नाम का इतना प्रभाव है कि वो जैसे राम 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 जपते हैं तो वैसे ऑपोजिशन मोदी 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 जपता है। उनकी बड़ी शिकायत है कि आपने 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों का अपमान किया पार्लियामेंट में खड़े होकर और स्पीकर ने रोका नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।